काम पुराना हो गया। 1952 में इस योजना का श्री गणेश हुआ था। 70 वर्ष हो गए। काम पुराना होने के साथ साथ अनेक बार शिथिलता आने लगती है, अनेक बार हम उस मूल विचार से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में तो कहा ही जाता है, एक बार पढ़ने से नहीं होता, दोहरान करिए, फिर दोहरान करिए, फिर दोहरान करिए। तो जो विषय मुझे इस समय दिया गया वो ऐसा विषय नहीं है जिसमें पहली बार मैं कोई आपके सामने रहस्य उद्घाटन करने वाला, ऐसी कोई बात बताने वाला हूं जो आपने आज तक कभी सुनी ही नहीं। ठीक है, कुछ नए कार्यकर्ता भी होंगे पिछले 1-2 वर्षों में ही जिनको सक्रिय होने का अवसर मिला होगा। अनेक कार्यकर्ता ऐसे भी होंगे जो लंबे समय से विद्या भारती के काम के साथ जुड़े हुए हैं। सबके लिए फिर यहां प्रधानाचार्य बंधु और बहनें भी हैं, यहां प्रबंध समितियों के लिए कार्यकर्ता बंधु हैं, यहां पर प्रांतीय और जिला समितियों के लिए हमारे कार्यकर्ता हैं, संयोजक मंडल के लिए कार्यकर्ता हैं। हम सब अंततः एक लक्ष्य को लेकर ही चल रहे हैं। सबको करना है तो क्या करना, वही एक काम करना। ग्रामीण शिक्षा, ऐसा बार बार शब्द हम उपयोग करते हैं। क्या अलग है ग्रामीण शिक्षा? हम जो कक्षाओं में अध्यापन का कार्य अपने विद्यालय में करवाते हैं, उसके लिए पाठ्य पुस्तकें कोई अलग हैं क्या? उसके लिए विषय कुछ अलग हैं क्या? उसके लिए किसी अन्य बोर्ड से हमारी संबद्धता है क्या? इसके लिए कुछ अलग शिक्षण पद्धति हम उपयोग करते हैं क्या? फिर ग्रामीण शिक्षा यानी क्या? हम सब कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के संबंध में कार्य करने वाले, विचार करने वाले, योजना करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले, ये बड़ी टोली यहां पर लगभग 2500 बंधु बहनें यहां उपस्थित। क्या अलग है हमारे पास? जो कुछ सब विद्यालय में होता वो हमारे भी होता है, वही पाठ्यपुस्तकें चलती है, वही कक्षा शिक्षण की पद्धति है, वही हमारे यहाँ परीक्षाओं का पद्धति है, वही बोर्ड से पेपर्स आते हैं, वही से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर हम अलग क्या कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? कई बार क्या कर रहे हैं, क्या करना है, ये तो ध्यान में होता है, परंतु उस क्या के साथ जुड़ा हुआ क्यों, यह हमको स्पष्ट नहीं होता। और इसलिए हमारे लिए जो विचार करने के आधार हैं वह वे हैं जिनको लेकर आज से 70 वर्ष पहले विद्या भारती का कार्य प्रारंभ हुआ था। उन बातों को भूल गए तो हम आगे तो बढ़ जाएंगे, प्रगति तो हो जाएगी, परंतु शायद पीछे का जो हमारा मूल आधार है वह समाप्त न हो जाए, इसकी चिंता सदैव अपने को करनी पड़ती। हिंदी में शब्द चलता है सिंहावलोकन। सिंह जंगल में चलता है तो थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है। देखता क्यों है? अनेक कारण हो सकते हैं, सिंह से पूछने पर पता लगेगा, वो अनुमान क्या लगाया जाता है? पीछे मुड़कर देखता है मैं कितनी दूर निकल गया, मेरे पीछे कितने प्राणी आ रहे हैं, या मेरे पीछे तो डर नहीं हो सकता कहीं पीछे से आके कोई हिरण खरगोश मुझ पर हमला न कर दे। सिंह को उसकी चिंता तो नहीं, वह देखता है मैं जिस क्षेत्र में यहां विचरण कर रहा हूं वहां पर मेरी स्थिति क्या है। और सामान्यतः यह जो सिंहावलोकन है वह इस प्रकार के सम्मेलनों का उद्देश्य है। मैंने अभी कहा 1952 में पहला विद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ होगा? अचानक किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी को रात्रि में स्वप्न आया कि हमको एक विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए, हमने एक विद्यालय प्रारंभ कर दिया। ऐसा नहीं, देश की स्वतंत्रता के पहले की स्थिति से हम सब लोग परिचित। यह सारा कुछ देश की स्वतंत्रता तक ही था, ऐसा नहीं था। भारत की उस प्राचीन शिक्षा पद्धति, वह ज्ञान विज्ञान की परंपरा,
वो हमारे देश में प्राचीन काल से थी। सत्य कहें तो जब दुनिया के अन्य देशों के निवासी ठीक से वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, तब भी हमारे यहां वेद जैसी अनुपम ये धरोहर हमारे पास ज्ञान की थी। परंतु हुआ कहां, गड़बड़ कहां हो गई, कहां हमारे हाथ से यह निकल गया। हमारे देश पर आक्रमण शुरू हुए। जो इतिहास की गणना करने का तरीका है, इस देश की समृद्धि को देखकर दुनिया के देशों को लगा कि इस देश को लूटा जा सकता है, यहां से कुछ लाना चाहिए हमको। और इसलिए इस देश में ईसा के 326 साल पहले, इतिहास देखने की यही पद्धति है, इसलिए तब से हमारे यहां आक्रमण शुरू हुआ। सिकंदर आया, सबसे पहला आक्रमणकारी इतिहास में वर्णन आता। और इसके बाद कितने गजनी, दोरी, तुगलक, ऐबक, न जाने इस इतिहास में हम लोग विषय वर्षों के नाम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ, इस भीड़ में ये आक्रमणकारियों को महिमा मंडित करने के चक्कर में हमारे यहाँ के जो शुंग, कुषाण, हमारे यहाँ के अन्य जो विजयनगर जैसा साम्राज्य था, इनकी चर्चा समाप्त कर दी। हमने आक्रमणकारियों को बताना शुरू किया। देश अनेक वर्षों तक गुलाम रहा। हमें बताया गया कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज कब आए? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने आए थे। हमको यही पढ़ाया जाता है, व्यापार करने आए थे। और व्यापार करने में बाद में उनको लगा, कोई झूठ बात नहीं, व्यापार करने ही आए थे। बाद में उनको लगा कि राजसत्ता भी अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। इतिहास के जो विद्यार्थी इनमें से रहे होंगे, उन्होंने पढ़ा है अंग्रेजों का शासन कब प्रारंभ हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और तब से हम गुलाम हुए। कभी ऐसा अगर पूछें भारत स्वतंत्र का हुआ तो हम जानते हैं भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत गुलाम कब हुआ? अरे भाई, देश स्वतंत्र हुआ है तो किसी न किसी में गुलाम भी हुआ होगा ना। हम किस दिन दास बने, इसकी कोई तारीख हमको इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि इसकी कोई तारीख है ही नहीं। हम किसी विशेष दिन गुलाम नहीं हुए। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कुछ हिस्से में कभी कभी किसी आक्रमणकारी ने कब्जा कर लिया, या तो इस देश के शौर्यवान हमारे पूर्वजों ने उनको यहां से भगा दिया। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, हॉलैंड के लिए वैसे डच आए। पूरे देश में घूमिए, आपको कोई व्यक्ति ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा मेरे पूर्वज शक थे, मेरे पूर्वज मंगोल थे, मेरे पूर्वज हूण थे। कोई नहीं कहता। कहां चले गए? या तो यहां से पराजित होकर भाग गए, हमारे शौर्यवान पूर्वजों ने उनको हरा दिया, भगा दिया, अथवा वे इसी भूमि में समा गए। आज की अलग से कोई पहचान नहीं। 1526 में बाबर का आक्रमण हुआ, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं राजा बना, शेरशाह सूरी ने हरा दिया, भगा दिया, पुनः दूसरा राज्य उस समय किया, फिर अकबर है। अरे ये सब इतिहास की घटनाएं हम सब लोग सुनते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद क्या पूरा देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम हो गया? नहीं। अगर गुलाम हो गए हो तो 1764 में बक्सर की लड़ाई फिर अंग्रेजों के खिलाफ है। 1757 में छोटे से भूभाग पर युद्ध करके, और वो युद्ध करके नहीं, उस नवाब के दीवान को अपने साथ मिलाकर, और जिसने धोखा किया अपने स्वामी के साथ, तो उसने बारूद की जगह तोपों में रेत भरवा दी और समय पर रेत नहीं चली। कुल 2.5 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया और बंगाल के उस हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा। यह सारा परिवर्तन हमारे समाज में नहीं। इस सब सत्ता परिवर्तन से हमारे समाज पर कोई असर नहीं पड़ा। समाज में जो चलता था वह चल रहा था। सेना के युद्ध होते थे, राजा लड़ते थे, हमेशा से होता रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम रब होए हमें कहानी, ऐसा सामान्य भारतीय स्वभाव ही था। कोई भी राजा बने, हम तो प्रजा हैं, हमें अपना खेती करना, किसानी करना, हमको अपने काम करना, इससे अधिक हमारा कोई काम नहीं है। और इसके कारण से समाज भी बदलाव हो गई। कितने वर्ष आप गिनती करें, 1526 में बाबर आ गया, उसके पहले कितने इस्लामिक आक्रमण हुए, जो सारे वंशों के नाम मैंने भी लिए हैं।
इन सब के बाद भी इस देश के संस्कृति में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में, हमारे जीवन की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेज जब आए तो उनको ये सोचने को मजबूर होने लगा, इतने साल से जो देश गुलाम रहा हो विभिन्न वंशों का, मुगल सल्तनत सबसे लंबी आप कह सकते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वह उस मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया। इतिहास ही बताता है। हालांकि तब तक उनकी भी सत्ता समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली उनका केंद्र था, दिल्ली के बादशाह दिल्ली के लाल किले से चांदनी चौक तक जाते थे तो मराठों से अनुमति लेकर जा सकते थे। वह भी पूरा स्थायी शासन नहीं था उनका। परंतु इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद उनको लगा इतने साल में कोई इनके वैचारिक परिवर्तन इस देश पर नहीं हुआ, इनको कैसे हम बनाएं अपना गुलाम। आज तक भी कोई जो सेवा कार्य में भी है, जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है, जो मुगलों के या अन्य सुल्तानों नवाबों के दरबार में भी काम करते हैं, वे भी अपने धर्म कर्म का, अपने रीति रिवाजों का पालन स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जैसे उनके पूर्वज करते थे। कोई परिवर्तन नहीं है। किसी ने ऊंचा पजामा, नीचा कुर्ता, गोल टोपी धारण करना नहीं शुरू किया। किसी ने घर में कहना नहीं शुरू किया मुझको अब्बा कहो, अम्मी जान कहो, मामी जान, ममानी जान, फूफू जान, फूफड़ नहीं कहा। यह परिवर्तन भाषा का, वेशभूषा का, जीवन पद्धति का नहीं आया। अंग्रेजों को लगा इन लोगों को हम केवल राजनीतिक सत्ता को ले सकते, लेकिन इनको कैसे गुलाम बनाए, और इसलिए इस देश को इस प्रकार की पद्धति देने वाली जो व्यवस्था है इसको समाप्त करो। आप मान लीजिए आप में से कोई जमींदार है, मैं आपके यहां कर्मचारी हूं, काम करता हूं, खेत जोतता हूं, बाकी किसानी काम करता हूं। आप यदि मुझे ये बताने लगे नहीं मुझमें और तुम्हें क्या फर्क है, तुम्हारे दो हाथ पैर मेरे दो हाथ पैर, आज काम जैसे तुम्हारे वैसे मेरे, और हम तो लोकतंत्र में, तुम्हारा एक वोट मेरा भी एक वोट, हम दोनों बराबर हैं। मैं कितने दिन आपके अंदर में आपके अधीन काम करने चाहूंगा, मैं आपके अपने अधिकारों की मांग करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मैं आपके समान हूं, फिर मेरे आपके अधिकार में कोई मतलब। तो आपका हित किसमें है? आप मुझे ये समझाओ, तुम तो दमार हो, तुम तो जाहिर हो, तुमको कुछ आता जाता थोड़ा है। हम आए, हमने तुमको मनुष्य बना दिया, अन्यथा तुम तो जंगलों में रहते थे, छाल पहनकर, पत्ते पहनकर, तुमको कुछ आता जाता नहीं था, तुम्हारा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज तो बिल्कुल ही मूर्ख थे। हमको योजना पूर्वक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके बताया गया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हम आए तो हमने तुमको सभ्य बनाया। यह होते होते भी परिवर्तन की कैसी स्थिति थी, तो मैं आपको केवल दो बातें कहता हूं। 1757 के प्लासी के युद्ध से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक के 100 वर्ष में बड़े 38 युद्ध हुए अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए। बड़े युद्ध जिनका उल्लेख ब्रिटिश गजट में आता, छोटे मोटे नहीं, अलग अलग चीजें होती रही होगी। उच्च 1857 के पहले, जिसकी हम लोग खूब शिक्षा क्षेत्र के लोग तो खूब चर्चा करते हैं, मैं तो कभी कभी हंसी नहीं करता हूं, प्रोफेसर मैडम नाम जुड़वा दो उसका, मैकॉले की शिक्षा पद्धति खूब नाम है, बहुत बर्बाद कर दिया इस देश को। प्रश्न ये है कि वो तो जिस काम के लिए भेजा गया था इस देश में, वो काम किया उसने, उसको तो इसी काम के लिए भेजा था ना, इस देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखो। ब्रिटिश शासन इस देश में अनंत काल तक चलता रहे, उसके लिए क्या करना, तो लोगों के सोचने का ढंग बदल दो। वे अपने को दीनहीन, दरिद्र और हमको अपना स्वामी मानने लगे तो हमारा राज्य अनंत काल तक चलता रहेगा, 100, 200, 500 साल नहीं, युगों तक ब्रिटिश शासन बना रहे यहां। इसके लिए लोगों के मानसिक स्तर में, मानसिकता में परिवर्तन करो, इसलिए उसने काम किया। हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो काम 1835 में मैकॉले ने जो पद्धति दी, जो तरीका बताया, वो 1835 से पहला स्तर सोचिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम फिर भी हो गया। तब तक उन्होंने शुरुआत कर दी थी शिक्षा पद्धति 1855
1935 के बाद 1857 तक के वर्षों में शिक्षा पद्धति लागू हो गई थी। फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध इतना बड़ा विद्रोह, इतने बड़े अगर युद्ध खड़ा हो गया, कैसे हुआ होगा? अंग्रेजों ने फिर इसके अध्ययन किया। 3 बातें पता लगी। पहली बात, इस देश में लोग धार्मिक कार्यों के कारण से जुड़ते हैं। धार्मिक कार्य, कोई मंदिर, कोई चिकित्सालय, कोई धर्मशाला, कोई अलग अलग प्रकार का काम, इसे बंद करवाओ। पता नहीं पीछे पीछे क्या क्या करते रहते हैं। धार्मिक कामों के नाम पर जो काम होते हैं उनको रोक देना चाहिए। और रोकने के लिए 1860 के 1 अप्रैल से वह कानून लागू हुआ जिसमें हर साल हम भी धारा 27 की जानकारी देते हैं। आज तक इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की 1 अप्रैल को लागू हुआ। कोई भी काम करो, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराओ, सरकार से अनुमति दो। पहले ये काम जो सामाजिक और धार्मिक माने जाते थे, अब उनके लिए भी समिति का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। ये पहला काम था। शिक्षा और अध्यात्म के, धर्म के कामों को राज्याश्रित या राज्य के नियंत्रण में लाने का ये पहला। दूसरा हुआ, इस देश की शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन आए उसमें हमने अभी केवल प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया है। जब तक हमको कोई लालच नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। जो लोग गुरुकुल पद्धति से, स्थानीय पद्धति से पढ़ेंगे, उनके बारे में मत सोचो। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल टेरिटरी में धर्मपाल जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं 55,000 विद्यालय थे जिनको कोई राजा, कोई नवाब, कोई सुल्तान, कोई बादशाह, कोई जमींदार नहीं चलाता था। समाज का सामान्य वर्ग अपने बीच से ही किसी विद्वान को शिक्षक नियुक्त करता था और उस शिक्षक के माध्यम से उस समाज के बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। यह सारी रचना ठीक प्रकार चलती थी, उसको समाप्त किया। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा हमारा शिक्षा का एक सुंदर वृक्ष था, इस वृक्ष को आपने जड़ से उखाड़ दिया है। शिक्षा का इस वृक्ष, इसी नाम से ब्यूटीफुल ट्री, इस नाम से ही गांधी जी ने उपयोग किया हुआ शब्द है, जिसके आधार बनाकर धर्मपाल जी ने अपने ग्रंथ की रचना की। उसका शीर्षक भी लिखा था ब्यूटीफुल ट्री, बाद में हिंदी में, गुजराती में, मराठी में अनुवाद हुए रमणीय वृक्ष इस नाम से। यह परिस्थिति उस समय की थी, परंतु इस देश का युवा, इस देश का सामान्य जन अंग्रेजों के विरोध में था। केवल इसलिए नहीं कि राजनीतिक सत्ता चाहिए, इसलिए कि इस देश पर विदेशी परकीय आक्रमणकारी विधर्मी हमारे ऊपर शासन कैसे करें। वो क्यों करना चाहिए उनको? हमारी सहन शक्ति के बाहर होना चाहिए। और इसलिए स्थान स्थान पर क्रांतिकारी आंदोलन, अनेक प्रकार के आंदोलन प्रारंभ हुए। शिक्षा में जो परिवर्तन था वो यहां आकर और प्रभावी बनाया गया। उसी 1 अप्रैल 1860 को इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू हुआ। देश में यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय जिनको कहा जाता उनको उनकी शुरुआत हुई। चेन्नई उस समय मद्रास कहलाता था, बंबई, बॉम्बे का, और कोलकाता जिसे आज कहते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये 3 सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी शुरू हुई। इस कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में पहली बार में जिसने टॉप किया, उससे क्या उम्मीद रही होगी अंग्रेजों की? इसे तो तहसीलदार या एसडीएम बना देंगे तो ये अंग्रेजों के राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। वह युवक था जो उनके हाथ नहीं लगा। वह टॉपर विद्यार्थी उस बीए के बैच का वह था जिसने बाद में आनंद मठ नाम की पुस्तक लिखी, उपन्यास, जिसके अंदर का यह गीत वंदे मातरम गाकर न जाने कितने लोग फांसी झूल गए। उससे परिवर्तन आने की शुरुआत हुई 1860 के बाद। उच्च शिक्षा दो अंग्रेजी वाली, इनको बताओ कि तुम्हारे पूर्वज दीनहीन थे, हमने तुमको सभ्य बनाया, तुम्हारे मन से गौरव का भाव लुप्त हो जाएगा, फिर तुम ठीक प्रकार से दास बनोगे। मैकाले जो अपने पिता को लिखे गए पत्र का बहुत वर्णन आता है, जब उसने लिखा अपने पिताजी को कि 30 साल बाद जब ये मेरी बताई गई शिक्षा प्रणाली फलवती होगी, उस समय स्थिति क्या होगी? ये लोग रंग रूप में केवल भारतीय रह जाएंगे, सोचने की पद्धति से पूरी तरह हमारे गुलाम, हमारे दास होंगे। स्वतंत्र हो गया भारत 1947।
स्थिति बदलनी चाहिए थी, नहीं बदली। 1950 में योजना आयोग बन गया, 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो गई, नीतियां बनी, कृषि की नीति बनी, उद्योगों की नीति बनी, आयात निर्यात की नीति बनी, बीमा की, बैंकों की, सबकी पॉलिसीज बन गई। जिससे जीवन का निर्माण होता है वह नीति नहीं बनी। इस नीति के लिए समाज का एक वर्ग, ऐसा वर्ग जो इस देश को अपने प्राचीन वैभव पर ले जाना चाहता था, उनके लिए चिंता का विषय था। ऐसा ही चलने दे जहां देश करते थे। और सरकार कुछ नहीं करती तो क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सरकार को जब सूझेगा, सरकार को जब जचेगा तब करेगी। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं का प्रश्न लेकर समाज के ऐसे बड़े लोग, तो कुछ नामों को लेकर तो आपके परिचित नाम है। कल्याण नाम की पत्रिका, धार्मिक पत्रिका जो छपती है, उसके संस्थापक संपादक जय दयाल जी गोविंद का, जिन्होंने यह गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भाई जी के नाम से प्रसिद्ध हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बड़े सहयोगियों में से रहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बड़े नेताओं में नाम है उनका। ऐसे अनेक लोगों ने इस विषय पर बार बार चिंतन किया। हम लोग सुनते हैं अभी शिव मंदिर जो है आरएसएस के स्कूल, आरएसएस का स्कूल चलाना थोड़ी, आरएसएस का तो सुंदर का काम है शाखा लगाना, दक्षारण कराना, समता कराना, खेल खिलाना, गीत गाना, मौद्रिक करना, वर्ष में 6 उत्सव मनाना। संघ का काम तो ये नहीं था। विद्यालय चलाने के काम में कहां लग गए? विद्यालय चलाना उद्देश्य नहीं था। ध्यान दीजिए, विद्या भारती का ये मंच से मैं कह रहा हूं विद्यालय चलाना उद्देश्य नहीं था। फिर हम क्या कर रहे हैं, विद्यालय चलाना उद्देश्य नहीं था। विद्यालय कैसा हो, यह मॉडल, ये आदर्श समाज के सामने रखना हमारा उद्देश्य था। अच्छा विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो लिस्ट नहीं पड़े, ऐसा 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 ये वो होने चाहिए। श्रेष्ठ विद्यालय कैसा हो, मेरे शिशु मंदिर जैसा हो, ये कहने की क्षमता देने के लिए हम आज कहते हैं। आज क्या स्थिति है, देश भर में 24,000 से अधिक विद्यालय हैं हमारे, 1,36,000 के आसपास आचार्य परिवार है, 35 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, बड़ा परिवार है। 20 लाख से अधिक पूर्व छात्र समाज जीवन में हमारे विद्यालयों से पढ़कर निकल गए हैं। परिचय कराते समय मेरा और विवेक जी भाई का भी परिचय ऐसे ही करके कराया गया कि हम लोग विद्या भारती के पूर्व छात्र। इतनी बड़ी संख्या में विद्या भारती का परिवार है, हमारे लिए गौरव का विषय हो सकता, आनंद का विषय हो सकता। लेकिन सोचिए, 138 करोड़ की जनसंख्या में हमारी कितनी है? देश की जनसंख्या 138 करोड़ है, 711 जिले हैं देश में, सब जगह हम नहीं पहुंचे। ये आवश्यकता भी नहीं कभी अनुभव की गई है। 1952 में काम प्रारंभ हुआ, तब भी ये नहीं सोचा गया था एक दिन हम देश के कोने कोने में, हर एक गांव में, हर एक बस्ती में हमारा विद्यालय होगा। ऐसा तब कभी 1952 में योजना थी ना, आज 2022 में। हम उन स्थानों पर जाएंगे जहां हमारी आवश्यकता है। श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, इस देश को अपना देश, इस समाज को अपना समाज मानने वाली अगली पीढ़ी के निर्माण की शिक्षा, यह विद्या भारती का लक्ष्य है, विद्या भारती का उद्देश्य था। हर कोने कोने में हम नहीं जा सकते, हमारी कोई योजना नहीं। इसलिए समाज जीवन में यह जो प्रयोग है, यह वास्तव में हमारे लिए करणीय कार्य। 1952 में सर्व शिक्षा वर्ग उत्तर प्रदेश का प्रयाग में लगा था। आजकल पूरा उसका नाम प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद का था। परम पूजनीय श्री गुरु जी आए हुए थे और यह प्रश्न उनके सामने रखा गया। शिक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लोग एक वाक्य खूब सुनते हैं संघ में, संघ क्या करता है? संघ कुछ नहीं करता। संघ केवल एक काम करता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण, और कार्यकर्ता कुछ भी नहीं छोड़ते।
जहां लगता है आवश्यकता है वहां संघ का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक खड़ा होता है। संघ स्वयं कुछ नहीं करता, संघ का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं छोड़ता जो समाज जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न आया, श्री गुरु जी ने उत्तर में केवल एक वाक्य कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अंधेरा है अंधेरा ऐसा मत चिल्लाओ, एक दीपक जलाओ, जहां तक उसका प्रकाश पहुंचेगा वहां तक का अंधेरा भाग जाएगा। संकेत समझ क्या है? और उसी समय किए गए विचार के आधार पर 1952 में गोरखपुर में पहला विद्यालय, एक दीपक जलाया हमने, जहां तक उसका प्रकाश पहुंच सकता है वहां तक पहुंचेगा। परंतु धीरे धीरे यह काम बढ़ा। जो वैचारिक आधार था हमारा, वह लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। समाज को लगा कि इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता इस देश को है। 1975 में आपातकाल लागू हो गया। स्वाभाविक संघ के संस्थाएं माने जाने के कारण से देश भर में स्थान स्थान पर शिशु मंदिरों को भी बंद कर दिया गया, सरकार ने कब्जे में ले लिया, विद्यालय सील कर दिए गए, भवन, इस प्रकार की सारी घटनाएं हुई। 77 में आपातकाल हटा और उस समय एक बड़ा कार्यक्रम लिया गया। योजना तो बनी थी उत्तर प्रदेश में केवल इस काम, उत्तर प्रदेश के शिशु मंदिरों के लिए करेंगे। परंतु जब ये विषय अधिकारियों के पास गया, श्री बाबूराव जी उस समय विद्यार्थी के संरक्षक थे, पालक अधिकारी थे, उनके सामने जब ये विषय गया, कार्यकर्ताओं ने इच्छा व्यक्त की कि अभी एक बड़ा कार्यक्रम लेना चाहते हैं भैया बहनों का, तो उन्होंने कहा केवल उत्तर प्रदेश का ही क्यों, पूरे देश का क्यों नहीं। और परिणाम हुआ पूरे देश के लिए एक शिशु संगम ये 1977 में आयोजित हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि सारा आचार्य परिवार ये केवल व्यवस्थाओं में था, संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन, सारी चीजें ये भैया बहनों के ही हाथ में थी। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले, 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले हमारे भैया बहनों उस कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी आए। बाबू जगजीवन राम उसमें कृषि मंत्री थे, वे आए थे कार्यक्रम में। अनेक राजनीतिक क्षेत्र के, शैक्षिक क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ जन उन कार्यक्रमों में, अलग अलग सत्रों में हमारे बीच में रहे। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात थी, बुलाकर पूछा भी, तुमने ये कैसे, जो अभी बोला था संचालन कर रहे थे, कैसे रटा? तो उन्होंने रटा नहीं, हमारे आचार्य जी ऐसा करते हैं, हम तो हर सप्ताह अपने शिशु सभा में करते हैं, शिशु भारती में, कन्या भारती में, बाल भारती में करते हैं, हमारे लिए कोई नया काम तो भाई हम तो करते ही है रोज इसको। और तब समाज को लगा यह कोई अलग प्रकार का शिक्षा का प्रयोग है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर, तब तक देश भर में कुल 614 ही विद्यालय थे। इन विद्यालयों से आए हुए लगभग 16,000 की संख्या के भैया बहनों का यह सम्मेलन हुआ। सबको विश्वास देगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी विश्वास देगा, लगा हम कर सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आज हमारी उपस्थिति है, अन्य प्रांतों में भी हम पहुंच गए हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये विचार आया कि अखिल भारतीय संस्था अपने को रचना करनी है। 1977 में इस बात का विचार हुआ और विद्या भारती के नाम से यह संस्था का गठन हुआ। 1978 में इसका पंजीयन हुआ, हमको पंजीयन का प्रमाण पत्र 1977 में मिला, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। यह काम के विकास का समय था। आप सबको भी ध्यान में होगा, सबसे बड़ी संख्या में विद्यालयों की जो संख्या वृद्धि हुई है वह इस 78 से 80, 85, 90 तक के समय में हुई है। कस्बे कस्बे में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में विद्यालयों का यह जो संख्या का क्रम बढ़ा है, हम सबके लिए ये भी गौरव की बात होनी चाहिए कि देश भर के सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों, प्रांतों में मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर है। सर्वाधिक संख्या में हमारा काम, विद्या भारती का काम इस मध्य क्षेत्र के अंदर है। हम इस मध्य भारत प्रांत की चर्चा कर रहे हैं। अपने इस मध्य प्रदेश जो सरकारी राज्य है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, मालवा, मध्य भारत और महाकौशल। छत्तीसगढ़ जो पहले अपने ही हिस्सा था, बाद में छत्तीसगढ़ सरकार की दृष्टि में अलग प्रांत राज्य बन गया, ये चौथा। इन चारों को मिलाकर यह क्षेत्र की रचना है, सर्वाधिक संख्या में विद्यालय है। परंतु उद्देश्य अभी भी
वह नहीं है कि अभी हम और कहाँ जाएंगे। यह सारा विकास शुरू 1978 में यह बन गया, संस्था का गठन हो गया, परंतु कोई संस्था चल रही है। मैंने अभी कहा था संस्था क्यों चल रही है, इसका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। 1989 में 1989 में जोधपुर में एक चिंतन बैठक का आयोजन हुआ। इस जोधपुर चिंतन बैठक में 7 दिन तक 50 कार्यकर्ताओं ने बैठकर दिन रात यही चिंतन किया कि हमारा लक्ष्य क्या है। और हमारा लक्ष्य के रूप में जिस वाक्य को तैयार किया गया वह है जो हमारे साहित्य पर छपा रहता है, हमारे विद्यालयों में लिखा रहता है, अन्य स्थानों पर हम पढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, पूरा नहीं बोल रहा हूं, जिसके माध्यम से क्या हो, अमुक 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 गुणों से युक्त अगली पीढ़ी का निर्माण हो। यह हमारा लक्ष्य नाम का जो वाक्य, ध्यान कीजिए मैं बार बार वाक्य शब्द उपयोग कर रहा हूं, इसमें कहीं भी पूर्ण विराम अंत में है, पूरा एक ही वाक्य है, लेकिन कितनी सारी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। यह हमारा लक्ष्य जो टेक्स्ट है, इसकी रचना 1990। यह हमारे लिए एक प्रकार से इस यात्रा का मील का बड़ा पत्थर था। ये पहली चिंतन बैठक थी 2004 में केरल के पालक्काड में, और 2011 में कुरुक्षेत्र में ऐसी दूसरी और तीसरी चिंतन बैठकें और हुई। नए नए आयाम, नए नए विषय जुड़े। कुछ का उल्लेख मैं आपके सामने करता हूं संक्षेप। हम कहते हैं, मैंने अभी पूछा ना, हम अलग क्या करते हैं? अलग करते हैं हमारे बालकों का सर्वांगीण विकास। ये बालकों का सर्वांगीण विकास माने क्या होता है? तो हमारे बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उनके मन शांत और एकाग्र हो, उनकी प्राण शक्ति प्रबल हो, उनकी बुद्धि विवेकपूर्ण हो, अच्छे बुरे की पहचान करने वाली हो, उनमें नैतिकता और आध्यात्मिकता हो। ये सब सर्वांगीण विकास का आधार हमने माना। हमने माने हमारे ऋषि मनीषियों ने, विद्या भारती का आविष्कार में विद्या भारती ने बनाया ऐसा नहीं, हमारे ऋषि मनीषी यही कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तब माना जाएगा जो इन दृष्टियों से सबसे ठीक हो। विद्या भारती ने अपने आधारभूत विषयों की कल्पना की। शरीर स्वस्थ हो, सबल हो, सुडौल हो, निरोगी हो, इसके लिए शारीरिक शिक्षा हमारा पहला आधारभूत विषय बना है। उसका प्राण शक्ति प्रबल हो, इसके लिए योग की शिक्षा को अपने यहां आधारभूत विषय माना गया। नंबर 2। नंबर 3 पर मन की शक्ति यानी मन की एकाग्रता, मन की शांतता, उसके लिए संगीत को यह आधारभूत विषय माना गया। हमारा सारा ज्ञान विज्ञान प्राचीन यह संस्कृत भाषा में निबद्ध, सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत में हैं, और इसलिए संस्कृत भाषा का यह ज्ञान हम विद्वान नहीं बना सकते, पर संस्कृत के मंत्र श्लोक ग्रंथों को पढ़ समझ सके, उनसे उनमें छिपे हुए ज्ञान को समझ सके, इस संस्कृत को एक चौथा आधारभूत विषय बनाया गया। उसकी बुद्धि तीव्र हो, उसकी बुद्धि संतुलित हो, उसकी बुद्धि विवेकपूर्ण हो, सही गलत अच्छे बुरे करणीय करणीय की पहचान कर सके, इस प्रकार का बालक बनाने के लिए बुद्धि। और ये सब होने के बाद भी यदि व्यक्ति में नैतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो व्यक्ति सफल नहीं है जीवन में, उसके जीवन का अच्छा नहीं कह सकते। शरीर बड़ा सबल है लेकिन नैतिकता नहीं है, तो व्यक्ति अत्याचार करेगा दूसरों। बुद्धि बहुत तीव्र है, नैतिकता नहीं है, तो दूसरों को धोखा देने में, दूसरों को परेशान करने में उस बुद्धि का उपयोग करेगा। इसलिए नैतिकता, ये पांचों बातों को नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा एक 5वां आधारभूत विषय माना गया। इन पांचों का क्रियान्वयन, हम गणित पढ़ा रहे हैं, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम अन्य भाषाएं अपने विषय पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाने के बाद भी मुख्य रूप से यह आधारभूत विषय है विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों की विशेषता है। हमारे सारे विद्यालयों में इनका बालिका शिक्षा, शिशु वाटिका, वैदिक गणित, ये सारे हमारे वैशिष्ट्य के विषय। शिक्षा के काम में शोध की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शोध विद्वज्जन जो सीधे विद्या भारती के काम में नहीं लगे हुए, जुड़े हुए नहीं है, उनको साथ लेकर विद्वत परिषद शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करना, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमारे आचार्यों तक पहुंचाना, इसलिए विद्वत परिषद नाम से विषय।
संस्कृति बोध परियोजना हमारे इस विचार को समाज तक ले जाने का उद्देश्य, क्योंकि बाकी सब तो समझ में पढ़ाया जाता है, संस्कृति नहीं जानेंगे बच्चे तो धीरे धीरे अपनी जड़ों से कट जाएंगे। इसलिए संस्कृति बोध परियोजना, जिसकी संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, मेरे परिचय में बताया गया कि मेरे पास उत्तरदायित्व तो रहा है, यह संस्कृति बोध परियोजना। और इसी प्रकार चौथी, जिस बात को मैंने कहा, 20 लाख से अधिक कुछ हमारे पूर्व छात्र समाज जीवन में स्थापित हैं, दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, केवल देश के अंदर ऐसा नहीं, देश भर में नहीं, देश के बाहर भी अन्य देशों में हमारे पूर्व छात्र जाकर कहीं नौकरी चाकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन कर रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या। अभी तक उनकी जो सूची बनाई पोर्टल पर, तो लगभग 8.5 लाख इस प्रकार के पूर्व छात्रों की सूची तैयार हुई। ये 4 हमारे आयाम हैं, यानी शिक्षा में शोध, विद्वत परिषद, संस्कृति बोध परियोजना और पूर्व छात्रों का संगठन, पूर्व छात्र परिषद, ये चारों अपने काम के आधार हैं। समाज में सबको साथ लेकर, ये केवल प्रधानमंत्री जी का नारा नहीं, सबका साथ सबका विकास, ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास वैसा ही होना चाहिए। जो सुख सुविधाएं हैं वह ग्रामों में पहुंच जाए, के बजाय गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आने के बजाय गांव में ही वही सुख सुविधा, समृद्धि, संपन्नता का भोग कर सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा। गीत में कहा गया ना, स्वावलंबी स्वाभिमानी। ऐसा व्यक्ति जो स्वावलंबी नहीं, वो स्वाभिमान कैसे रखेगा? अगर रोज आके हम मांगने आऊंगे कोई चीज, तो स्वाभिमान पूर्वक थोड़ी बन सकता। अब यहाँ तो कहते हैं ना, भगवान भी 3 पग जमीन मांगने गए तो बौने होकर जाना पड़ा, छोटे बनना पड़ता मांगने के लिए। तो जो स्वयं मैंने मांगने जा रहा हो वो कैसे स्वाभिमानी है? तो देश स्वाभिमानी बने, इसके लिए स्वावलंबी होना आवश्यक है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र ये स्वावलंबी बने। आर्थिक व्यवस्था या भारत की व्यवस्था की विशेषता थी, सब कुछ गांव के अंदर, सब एक दूसरे के सहयोगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ। इसको कैसे? ग्रामीण शिक्षा का विषय इसलिए, समाज का एक बड़ा क्षेत्र बालिकाओं का है, तो बालिका शिक्षा का क्षेत्र इसलिए। शिशु वाटिका हमारी एक विशेष पद्धति है। देश के प्राचीन हमारे गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने, ऋषि मनीषियों ने वैदिक गणित के सूत्र दिए, उनके आधार पर गणित का कोई अलग से गणित नहीं है। जो गणित हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उसी अध्यापन किए जाने वाले गणित को इन वैदिक गणित के सूत्रों से हल करना अपने विद्यार्थियों को सिखाना, ताकि जल्दी हल हो जाए उनके प्रश्न। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं हमारे बच्चे, वहां समय की सीमा रहती है, इतने मिनट में इतने प्रश्नों का उत्तर लिखना है, वह तैयारी उनकी हो जाए। लंबी सूची है, सबकी चर्चा, सबका वर्णन करना एक स्थान पर संभव नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हैं और अधिक इसको ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में आकर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूरा प्रश्न उत्तर ही अर्जुन प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। सफलता कैसे मिलती? हम जो करना चाहते हैं वो वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं, इसलिए एक श्लोक में वो 5 बातों का उल्लेख करते हैं। मैं यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया, वो 5 बातें अपने काम की बातें हैं, इसलिए मैं श्लोक बोलता हूं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। पहली पंक्ति से बोलता हूं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। दूसरी पंक्ति है, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। श्री भगवान कहते हैं 5 चीजें अगर आपके पास हो तो फिर आपकी सफलता में कोई व्यवधान, कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं है। पहली चीज कही उन्होंने, अधिष्ठानम। अधिष्ठान यानी विचार। मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो दीवार का एक हिस्सा जमीन के अंदर जाता है, क्या बोलते हैं उसको? नींव। वही अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी नींव। हम जिस विचार के आधार पर काम कर रहे हैं वो हमको स्पष्ट है। हम जो करना चाहते हैं हमको स्पष्ट है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, क्या करना है और क्यों करना है, यह है हमारा वैचारिक अधिष्ठान। यह अधिष्ठान
ठीक से मालूम होगा तो समझ पाओगे, पता नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे जो समझ में आए। दूसरा शब्द का है कर्ता, वही व्याकरण में बताया जाता है, कर्ता यानी करने वाला। अधिष्ठान की स्पष्टता किसको होनी चाहिए? कर्ताओं को, जो करने वाले हैं। करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? हम सभी बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय से सारी हिंदी रहेगी नेतृत्व में, विद्यालय में आचार्य जी से लेकर हमारे सेवा कर्मचारियों से लेकर हर स्तर के कार्यकर्ता करता ही, हम कार्यकर्ता बोलते हैं, करता है। करने वालों को अधिष्ठान की स्पष्टता होगी तो काम ठीक होगा, नहीं होगी तो कर तो देंगे, लेकिन बिना क्या और क्यों को समझे कुछ भी करेंगे तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। तीसरा कहा करणम च पृथक्विधम। करण यानी साधन, किन माध्यम से, किन साधनों से इस काम को करना है, इन करणों की व्यवस्था करना। इसके बिना कर्ता को अधिष्ठान भी यदि स्पष्ट होगा लेकिन करण उपलब्ध नहीं हुए, साधन उपलब्ध नहीं हुए तो फिर काम ठीक नहीं बनेगा। योजना के बल बहुत है, लेकिन योजना को पूरा करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए ना, कुछ साधन चाहिए ना, वह यदि ठीक नहीं है तो फिर नहीं बनेगी। लेकिन उसके बारे में कहा पृथक विधम, पृथक यानी अलग अलग, और विधम विधियों के अलग अलग प्रकार के हमको साधन चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहा विविधाश्च पृथक चेष्टा। अधिष्ठान की स्पष्टता है, साधन उपलब्ध हो गए, तीन बातें पहली पंक्ति में कहा, तीनों बातें हो गई। कर्ता है, कर्ता को अधिष्ठान स्पष्ट है, सिद्धांत स्पष्ट है क्या करना है, और अंत में उसको साधन भी मिल जाते हैं, परंतु कुछ करने नहीं चाहता, कोई प्रयास नहीं करता। चेष्टा, प्रयास, प्रयत्न नहीं किए तो साधन पड़े रह जाएंगे। साधन को भी तो तब होगा ना, आपके पास हल है, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास बीज है, खाद है, आप खेत में जाते ही नहीं है तो कौन सी फसल लेंगे। इसलिए यह जो चेष्टा यानी प्रयास है ये सब चीज, और ये चारों हो गई तो पांचवी बात भगवान कहते हैं दैव चैवात्र पंचमम। पांचवी चीज है दैव की कृपा, ईश्वर की कृपा। उसका तो स्टॉक अपने पास खूब है। हमारा काम, हम कहते हैं ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं हम, और इसलिए ईश्वर के इस काम में ईश्वर की कृपा हमें पर्याप्त है। ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। एक विद्यालय 70 साल पहले, आज 24,000 विद्यालय, नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में, डिस्टर्ब्ड एरिया जिनको कहा जाता है, जहां नक्सलवाद चल रहा है, जहां वैसे क्षेत्र में पहुंचना कठिन है। जम्मू कश्मीर में, अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख, 3 अलग अलग क्षेत्रों में, उसका जो घाटी क्षेत्र है जहां का हम टीवी में न्यूज सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, रोज आतंकवादी गतिविधियां होती थी, जहां रोज कहा जाता था आज वहां तिरंगा झंडा जला दिया गया, भारत का संविधान जलाया गया, आदि आदि। वहां पर भी हमारे विद्यालय, देश भर में सारा काम यह खड़ा होना इस बात का ही परिणाम, इस बात का ही हम प्रभाव देख रहे हैं ना। समाज ने हमारे विचार को स्वीकार किया, तो ये ईश्वर की कृपा के अलावा क्या है? ये समाज रूपी जो देवता है उसी ने हमको समर्थन किया है। इन्हीं के कारण से आज हम अपने काम में सफल हो पाए हैं। इसलिए यह अपने को विचार करना, ये आज की परिस्थिति है, और भविष्य 2025 हम सबके ध्यान में है। हम जिस विचार, जिस भावधारा से प्रेरित होकर काम करते हैं, संघ का यह शताब्दी वर्ष 2025 है। 100 वर्ष हो जाएंगे संघ को काम करते हुए। 1925 की विजयादशमी को संघ की स्थापना हुई थी। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ से प्रेरित सभी संगठनों के सामने उनके विकास के लक्ष्य हैं। हमारे सामने भी, हम भी संघ प्रेरित संगठन होने के नाते उनके बारे में विचार करते हैं। क्या विचार करना? विकास और विस्तार। विस्तार यानी संख्या का विस्तार। कहां करेंगे संख्या का विस्तार? जहां नहीं पहुंचे, जो जिले खाली हैं, जो विकास खंड खाली हैं, उन तक पहुंचना है। विद्यालय चल सकता है, विद्यालय चलाएं, शिशु वाटिका चल सकती है, शिशु वाटिका चलाएंगे, संस्कार केंद्र चल सकते हैं, वह चलाएंगे। हमारी उपस्थिति समाज के प्रत्येक वर्ग तक हो जाए, यह एक कार्य है विस्तार। और दूसरा है
भगवान श्री गणेश की दो पत्नियां कही जाती ना, वृद्धि और सिद्धि। तो जो है उसको संभालना और जो नहीं है उसको प्राप्त करना, वृद्धि करना और जो है उसको संभालना, संजोकर रखना, जो है उसकी गुणवत्ता का विकास करना। शैक्षिक गुणवत्ता अच्छी हो, विद्यालयों के परीक्षा परिणाम अच्छे हो, विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों की गतिविधियों की स्थिति अच्छी हो। विद्यालय समाज में, जो मैंने शुरू में बात कही, विद्यालय समाज के लिए प्रेरणा का, जन जागरण का केंद्र बने। शिक्षा का कैसा होना चाहिए स्वरूप, वह बताने के लिए मेरा विद्यालय सक्षम हो जाए, यह हमारा शैक्षिक गुणवत्ता का विकास है। इसमें प्रबंधन की भी भूमिका है, इसमें आचार्य परिवार की भी भूमिका है, इसमें प्रधानाचार्य जी की भी भूमिका है, इसमें समाज की भी भूमिका है, इसमें पूर्व छात्रों की भी भूमिका है, इसमें हमारी प्रबंध समितियों की भी भूमिका है, इसमें संयोजक मंडल की भी भूमिका है, इसमें हमारे पूर्व छात्रों की भी भूमिका है, इसमें हमारे अभिभावकों की भी भूमिका है। सबको अपनी अपनी भूमिका पहचान कर कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, यह जब विचार करके हम लोग एक साथ मिलकर योजना बनाकर चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से 2025 की स्थिति में हम कहने में स्थिति आ जाएंगे, हम जो सोच कर चले थे वह हमने प्राप्त कर लिया है। 2022 समाप्त हो रहा है कैलेंडर वर्ष के नाते से। शैक्षिक सत्र भी 3 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। हमारे पास इस 3 महीने के लिए क्या योजना है मार्च तक, 2023-24 यानी अप्रैल 2023 से 2024 तक के लिए क्या योजना है, 2024 से 2025 तक के लिए क्या योजना है। ऐसे हम 3 हिस्सों में यदि अपने कितना विस्तार करेंगे, कितना सारा कुछ, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि एक बार में सारा बदल डालेंगे। इसलिए क्या क्या कितना कितना कदम कदम बढ़ने की योजना बनाना, पूर्ण योजना, पूर्व योजना, प्लानिंग इन डिटेल्स एंड प्लानिंग इन एडवांस। पहले सोचकर यह करेंगे। जब मेरे सामने 10 बातें हैं, 10 में से 10 इस वर्ष नहीं पूरी होंगी, 10 में से 1 या 2 इस वर्ष करेंगे, 4-5 अगले वर्ष करेंगे, बाकी बची 3-4 हो जाएंगे अगले वर्ष करेंगे। ऐसी योजना अपने अपने विद्यालय को लेकर साथ बैठकर बनाना, चर्चा करना, चिंतन करना, बहस करना आवश्यक पड़े तो, परंतु अंततः अपने काम की, अपने संगठन की विशेषता है सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक निर्णय। मैंने निर्णय कर लिया तो मैं अकेला नहीं, ये पूरी टीम का निर्णय मेरा निर्णय होगा। मेरे पक्ष मेरी सहमति नहीं भी है, लेकिन यह सहमति केवल तब तक होनी चाहिए जब तक निर्णय नहीं हो गया। निर्णय हो गया तो हम सबका निर्णय है, सबको उसका पालन करना है। इसलिए सामूहिक निर्णय और फिर सामूहिक क्रियान्वयन, यह जब विचार करके चलते हैं तो अंततः परिणाम दिखाएंगे। हमारे सामने एक बड़ा व्यापक लक्ष्य है, समाज परिवर्तन के लिए देश बनाना है। गीत में कहा गया, तो देश बनाना माने कोई सामान नहीं है क्या बना देंगे, किसी मशीन से देश नहीं बनता। यह 138 करोड़ की जनसंख्या जब हमारी भावधारा को समझकर शिक्षा के माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी जब इसमें सोचने समझने में सक्षम होगी तो स्वाभाविक है हम इसको कहते हैं जग सिरमौर बनाए भारत, और जग सिरमौर बनाने की स्थिति बनेगी। हम सबको वैसी क्षमता प्राप्त हो, ऐसी कृपा जिनका हम रोज पूजन वंदन करते हैं, उनका स्वरूप परमात्मा, ज्ञान के सरस्वती माता और जगत जननी भारत माता व सामर्थ्य हमको प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए